Hello and Namaskar. I am Prabhu Chawla. Welcome to E-Expression, a digital platform of the New Indian Express Group for dialogues and debates without favor and without fear. Today, we have with us a very special guest, Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar. A very soft-spoken person. He will discuss with us the new farm policies which have led to massive protests in major parts of the country. नरेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। आज मैं अपनी सच्ची बात में आपसे फार्म पॉलिसीज जो आपने बनाई है, जो नए एक्ट इश्यू किए हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। थोड़ी मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में अंत में बात करेंगे, क्योंकि आप उसके अंदर बड़े एक्टिव प्लेयर हैं। किसी समय में तो आपका नाम भी मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था, तो आप इसलिए 2-4 सवाल उसके ऊपर पूछेंगे। पर एक बार बताइए नरेंद्र सिंह जी, इस बिल जो आए हैं 3 आपके, इनकी जरूरत क्या थी? कोविड के दौरान इसे बिल को पास कराना, ऑपोजिशन को नाराज कर लेना, एक एजेंडा उनके हाथ में दे देना, ये कोई अच्छी राजनीति है या नहीं? मेरे बिल अच्छे होंगे या आप समझते होंगे तभी लाए हैं, परंतु ऐसे समय में लाना क्या उचित था? बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चर्चा करने का अवसर दिया। हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि मुनाफे में आए, कृषक की आमदनी कम से कम दोगुनी हो और कृषि क्षेत्र आगे बढ़े, उसका देश की ग्रोथ में बड़ा योगदान हो, यह मैं समझता हूँ सभी की इच्छा थी और सभी इस दिशा में सोचते भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य यह है कि जो भी अच्छा काम करो वो प्रतिरोध को प्रतिरोध करना ही होता है और इसी के कारण ये नाराजगी जो दिखाई देती है वो काफी लंबे समय से ये बात चल रही थी कि कृषि के क्षेत्र में निवेश भी होना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो कानूनी सुधार भी होने चाहिए। और इसलिए आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद का काम संभालने के बाद लगातार इस दिशा में काम किया, चाहे वो स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को स्वीकार करना हो, एमएसपी के मामले में उसे 1.5 गुना करना हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का मामला हो, छोटे किसान हैं वो बड़ी ताकत बने, महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों और अपने उत्पाद का वो प्रोसेसिंग भी कर सकें, मार्केटिंग भी कर सकें। इसके लिए देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने की स्कीम शुरू की। उस पर 5 वर्ष में एफपीओ को सस्टेन करने के लिए हम लोग 6,850 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं। साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 1 लाख करोड़ का है उसको घोषित किया गया। फिशरीज के लिए 20,000 करोड़, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ और फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़। यह एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 1.5 लाख करोड़ का फंड है सभी को मिलाकर और इसकी शुरुआत भी हो गई है। 9 अगस्त के दिन आपको ध्यान होगा 1128 करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया गया है और अब ये राशि बढ़कर और आगे बढ़ गई है। इसी बीच में ये जरूरी था कि किसानी फायदे में आए तो इसके लिए कुछ कानूनी रिफॉर्म भी करना चाहिए और इसलिए हम लोगों ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश जारी किया, फिर वो अधिनियम बन गया लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद।
इसी प्रकार से मूल्य आश्वासन और किसानों से करार, ये अधिनियम बनाया और आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन किया गया। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कुल मिला के आज की जो वस्तुस्थिति है, उस वस्तुस्थिति में किसान सबसे बड़ा उत्पादन करता है और किसान को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो अपने उत्पादन को कहीं भी बेच सके, अपनी मनचाही कीमत पर बेच सके और बिना टैक्स के बेच सके। अभी उसकी मजबूरी है कि वो मंडी में आएगा, मंडी में जो बोली लग जाएगी उसी दाम पर उसे बेचकर जाना पड़ता है। हमारे देश का छोटा छोटा उत्पादनकर्ता जो भी है, वह यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने उत्पादन का मूल्य निर्धारित कर सकता है, कहाँ बेचना, कैसे बेचना, किसको बेचना, ये निर्धारित करने का उसको हक प्राप्त है। लेकिन किसान को यह हक प्राप्त नहीं था, तो इसलिए हम लोग ये ट्रेड एक्ट लेकर आए, जिससे किसान अब मंडी में जाने की उसको आवश्यकता नहीं रहेगी। मंडी भी उसके पास एक विकल्प रहेगा, लेकिन वो अपने घर से, खेत से, वेयर हाउस से, जहां चाहेगा, जहां उसे अच्छा दाम मिलेगा, उस दाम पर वो अंतर्राज्यीय व्यापार में भी सम्मिलित हो सकता है। वीरेंद्र जी, मैं आपको यहाँ एक बात, आपने अच्छी बात कही कि 3 लाख करोड़ लगभग बनता है सब मिलाकर के, जो आपने कृषि के लिए किया 75,000 करोड़ मिला करके, उस 1.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिला के बाकी जब गिना है, मेरे को लगता है काफी बड़ी रकम आपने कृषि क्षेत्र के लिए की प्रधानमंत्री जी ने। पर सवाल ये उठता है कि जो आपने बताया किसान जा सकता है, कुछ ऐसे प्रदेश अभी भी हैं जैसे बिहार है, सिक्किम है, या 2-4 और स्टेट्स हैं जिनके अंदर एपीएमसी 2005 से खत्म हो गया था ही नहीं। तो उस प्रदेशों के अंदर क्या लगता है किसान के जो आप लाभ गिना रहे हैं, वह हुआ? किसान बिहार का अभी भी गरीब है, क्या लाभ हुआ उसको? अगर आप बताएं, मेरी नॉलेज नहीं हो सकता क्योंकि मैं, दरअसल क्या है, बिहार में एपीएमसी खत्म हुआ तो उसके इतिहास में जाकर देखेंगे, एपीएमसी से पूरा किसान त्रस्त था और एपीएमसी में बिहार में रैकेट बन गए थे और किसान का शोषण होता था। एपीएमसी खत्म होने के बाद किसान का शोषण वहां रुक गया। अब किसान स्वतंत्र है अपना व्यापार करने के लिए। और उसकी इनकम तो बहुत कम है ना, डबल नहीं हुई ना, 2005 से लेकर अभी तक इनकम उसकी डबल नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु जी। क्या है कि जब हम औसत में देखते हैं तो ध्यान में आता है कि किसान कहां से कहां तक पहुंचा है। आज सरकार की योजनाओं के माध्यम से किसान को जो लाभ मिल रहा है, उससे किसान अपनी खेती में इम्प्रूव कर रहा है और जब वो इम्प्रूव करेगा तो उसकी इनकम निश्चित रूप से बढ़ेगी ही। और आप इससे भी देखें तो आपके ध्यान में आएगा कि दूध और मछली ये भी कृषि से जुड़े हुए सहायक धंधे हैं। आज दूध को आप देखिए, दूध के लिए बाध्यता नहीं है कि वो मंडी में जाए, दूध का ओपन ट्रेड है। दूध कोई भी आदमी मध्य प्रदेश से दिल्ली का मदर डेयरी भेज सकता है और किसी राज्य में भेज सकता है, शहर में भेज सकता है। कोई केरला में कैश क्रॉप्स है उनकी, जो वो भी, उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है, कोई एमसी नहीं है। तो इसलिए आप देखें तो किसान को अब दूध का दाम पर्याप्त मिलता है और दूध की ग्रोथ लगभग इन 6 वर्षों में 8% आगे गई है। इसी प्रकार से आप फिशरीज को देखिए, मतलब अगर एग्रीकल्चर में टोटल में देखेंगे तो एग्रीकल्चर का जो जीडीपी है उसमें दूध का और फिशरीज का ज्यादा योगदान है बनस्पत फसल का। ये बात आप ठीक कह रहे हैं जी, मैं उसी पे आ रहा था मैं। आपने अच्छी बात उठा दी कि आप लोग चाहते हैं, या सरकार भी चाहती होगी, या बाकी लोग भी चाहते हैं, जहाँ फायदामंद हो किसान को वो काम करना चाहिए। गेहूं और के चावल उगाने में लगा रहेगा सारी उम्र, पैसे उतने नहीं मिलेंगे। आपका कहना ये है कि जहाँ फायदा हो, जहाँ मर्जी बेचे, ये एक आपका कानून बना है जिससे जेल में से वो बाहर निकला, जो उसने अपनी जेल बना ली है। पर सवाल ये उठता है, जो आपने शुरू में कहा, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाई है 10 साल तक। आपने कहा भारत कृषि प्रधान देश है, एक नारा है लगता है, क्योंकि अगर आप देखें जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का दोनों का मिला करके फिशरी जो आपने गिनाई है,
उसका कॉन्ट्रीब्यूशन केवल 18% है और 60% लोग अभी भी कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। आज से 30 साल पहले 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता था कृषि का और 60-70% उतने के उतने लोग करते थे। तो कृषि के अंदर कृषि का पर कैपिटा इनकम, जब इनकम ही नहीं बढ़ी, 15% सारे देश की रह गई, बाकी 85% लोगों 40% के बाद चली गई, तो इसको कैसे रिवर्स करेंगे आप? स्वाभाविक रूप से जो आप कह रहे हैं मैं उससे असहमत नहीं हूँ। देखिए, एक समय था कि कृषि ही हमारा मुख्य उद्यम था, इसलिए कृषि का ग्रोथ में ज्यादा योगदान था। लेकिन अब बाकी सेक्टर भी खुल गए हैं और उन सेक्टर ने ज्यादा प्रगति की है, उन सेक्टरों का टर्नओवर ज्यादा है, तो निश्चित रूप से ग्रोथ में भी उनका योगदान ज्यादा होगा ही। लेकिन एग्रीकल्चर का ग्रोथ भी बढ़े, इसके लिए हमको नए आयाम पर जाना ही पड़ेगा। आज कृषक और उसका उत्पाद और प्रोसेसर, इनके बीच की बहुत दूरी है और इनके बीच की जो दूरी है, कानूनी बाधाएं हैं, अगर वो बनी रहेंगी तो किसान अपना खेत में काम करता रहेगा और प्रोसेसर अपना काम करते रहेंगे और किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। ये दूरी कम होनी चाहिए और नहीं, आपके निजी निवेश जो है वो गांव तक पहुंचना चाहिए। अभी सरकारी योजनाओं का निवेश तो निश्चित रूप से किसान तक पहुंचता है, लेकिन निजी निवेश किसान कर पाए ऐसी स्थिति किसान की नहीं है। और बाकी जो निजी निवेश है वो गांव से बहुत दूर है। अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हुआ है तो वो बड़े शहरों के आसपास ही डेवलप हुआ है। सामान्य तौर पर हम ये मानते हैं कि एक किसान अपने फसल को तब बेचे जब उसको अच्छा मुनाफा मिलने वाला हो और तब तक वो फसल को रोके। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो रोकेगा कैसे? और इंफ्रास्ट्रक्चर गांव पे पहुंचे, इसके लिए तो रास्ता देना ही पड़ेगा। और इसलिए हम लोगों ने ये ओपन ट्रेड के लिए एक्ट लेके आए हैं कि अब उल्टी गंगा बहेगी। अभी किसान को घर से मंडी आना पड़ता था और मंडी में जिस भाव में वो मंडी में बोली लगती थी उसमें बेचना पड़ता था। अब प्रोसेसर, व्यापारी किसान तक जाएंगे और जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कोई एक विकास खंड क्षेत्र है जिसमें गेहूं का फसल ज्यादा होती है, अब किसी व्यक्ति को खरीदना है तो वो जाके उस विकास खंड पर ही जाके खरीदेगा किसान से, तो किसान का लॉजिस्टिक का खर्च भी बचेगा। और जब उसे मालूम है कि इसी सेक्टर में मुझे खरीद करना है तो वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बजाय जिला स्थान के गांव में लगाएगा। जाके गांव में अगर वेयर हाउस बनाएगा तो किसान वेयर हाउस का उपयोग करेगा, अपनी फसल को रोकने के लिए उपयोग करेगा, 2 महीने बाद बेचेगा। ये सुविधा उसको गांव गांव में प्राप्त होगी। तो निजी निवेश जब तक गांव तक नहीं पहुंचेगा और इंडस्ट्री और किसान इन दोनों के बीच की दूरी कम नहीं होगी, तब तक कृषि के क्षेत्र में जिस क्रांति की अपेक्षा हम करते हैं वो क्रांति नहीं आएगी। नरेंद्र सिंह जी, इससे ये लगता नहीं कि आपने जो बात कही है ठीक है, सीधा किसान और व्यापारी के बीच में सीधा संपर्क होगा। व्यापारी जो बड़े बड़े लोग आप खड़े सेटअप करने जा रहे हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर, हालांकि अकाली दल ने कुछ कहा, मैं उससे बाद में आऊंगा। सवाल ये कि हमारे यहाँ किसान की होल्डिंग 2 एकड़ से कम है। आपने भी फिगर देखी होंगी, आप एक कृषि मिनिस्टर हैं। ये जो मॉडल अप्लाई किया है आपने, जब है ये अमेरिका में सिस्टम, अगर आप कॉपी टू कॉपी पढ़ें, उनको रिप्लेस करें, तो लगता है कि कई लोग बाबू लोग जो होते हैं कई बार ऐसा ड्राफ्ट बना देते हैं कि पूरा इंडियन सिचुएशन को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। 2 एकड़ के किसान के पास मार्केट में बेचने के लिए कुछ ज्यादा होता नहीं। बड़े बड़े किसान उनको कंसोलिडेशन करेंगे, तो इसके अंदर लगता है कि लोगों को डर लगता है कि बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं कृषि के ऊपर डिक्टेट करेंगे कि इस भाव पे हम आपसे खरीदेंगे, क्योंकि कानून के अंदर एमएसपी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बात सही है कि हमारे देश में 86% छोटे किसान हैं। छोटे किसान बड़ी ताकत बन सके, इसके लिए कृषि उत्पाद संगठन एफपीओ की योजना लॉन्च किया और एक एफपीओ को बुआई से लेकर मार्केटिंग तक किसान के साथ सहयोग करने के लिए, उसको टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए, ट्रेनिंग उपलब्ध कराने के लिए, अच्छा खाद बीज की गुणवत्ता का वो उपयोग करे
पानी की बचत करे, सॉइल हेल्थ कार्ड की रिकमेंडेशन माने। ये सब करने पर एक एफपीओ को हम 5 साल में लगभग 68 लाख रुपया एक एफपीओ पर हम लोग खर्च करने वाले हैं। तो ये जो छोटा 2 एकड़ का किसान है, 5 एकड़ का किसान है, ये जब अकेला है तो बहुत छोटी ताकत है, लेकिन एक एफपीओ में जब 500 किसान जुड़ जाएंगे तो यही किसान बड़ी ताकत बन जाएगा। यह किसान बैठेगा, बातचीत करेगा, कौन सी फसल करना है, जब उसको बुआई से लेकर मार्केट तक का लिंक मिलेगा तो निश्चित रूप से उसकी रिस्क लेने की ताकत बढ़ जाएगी और वो छोटा रकबा है, एफपीओ में मिलकर वो बड़ा रकबा हो जाएगा, उसके उत्पादन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो छोटे किसान को भी अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल सकेगा। दूसरा, नंदा जी बात से आपने अच्छी बात कही, ये सब आप करने जा रहे हैं। मेरे को लगता नहीं कि आप उनकी तरफ से शुरू करें, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते फिर ये सब करते, जिससे लगता है कि हो रहा है। जैसे अमूल है, एक ग्रेट सक्सेस है, इंडिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। मदर डेयरी भी है, उन्होंने एक सप्लाई चेन क्रिएट की, कोऑपरेटिव सिस्टम क्रिएट किया, दूध कैसे इकट्ठा होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, तो एक परफेक्ट चेन बनी हुई है, लाखों टन दूध जाता है वहां पर। जो आप कह रहे हैं, जो हम करने वाले हैं, अगर उसको धीरे धीरे पहले करके किसान को आश्वासन हो जाता है कि मेरे पास 3 कड़ी है, वो लेने के लिए तैयार। अभी तो ये लगता है कि कोई भी आ जाएगा। और दूसरी समस्या खड़ी होती है, अभी किसान तो थोड़ा पैसे उठा लेता है पहले, अब बाहर का आदमी पैसे उसे देने वाला नहीं है, एक शंका उठाई है लोगों ने। तो किसान, जो गरीब किसान है, उसको एडवांस पैसा कहां से मिलेगा? दरअसल कल्पना का जवाब देना तो कठिन होता है जी। कुल मिला के आज भारत सरकार बहुत साफ नियति से इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रही है। इनमें बहुत सारे सवाल उठेंगे, लेकिन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में लोगों को मिलेगा। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा दोनों चीजें एक साथ चलें। आपको ध्यान होगा वाजपेयी जी के समय में अपना किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था जी। उस समय क्रेडिट कार्ड में कम पैसा लोग ले पाते थे और उससे काफी साहूकारी का जो लोन था उससे किसानों को मुक्ति मिली थी। और आज किसान 2 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक केसीसी में ले सकता है। 6.5 करोड़ किसानों को केसीसी अभी मिलता है, लगभग 8 लाख करोड़ रुपया किसान के पास है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कम से कम 15 लाख करोड़ रुपया किसान के पास पहुंचना चाहिए। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है प्रभु जी कि अभी फरवरी में प्रधानमंत्री जी ने अपना केसीसी अभियान को दोबारा से चित्रकूट की सभा में जब एफपीओ लॉन्च किया था, उसी समय इस अभियान को भी लिया था। फरवरी के बाद लॉकडाउन भी हो गया और ये कोविड संकट की मैं बता रहा हूँ आपको, कोविड संकट के दौरान ही फरवरी से लेके अभी तक 1 करोड़ 15 लाख किसानों को केसीसी के अंतर्गत नए किसानों को कवर दिया गया है और 1.25 लाख करोड़ रुपया बैंक से निकलकर किसान के पास गया है। और जो 2.5 करोड़ किसान बचे हुए हैं उनको अभियान के रूप में हम लोग केसीसी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। केसीसी कम ब्याज पर है, केसीसी ब्याज की सब्सिडी के साथ है और जो साहूकारी का ब्याज है उस ब्याज की अगर स्थिति को हम सुनेंगे तो निश्चित रूप से भयावह हो जाएंगे। किसान हमेशा कर्ज में दबा रहता है, उसका कारण भी साहूकारी का ब्याज भी एक बड़ा कारण है। और इसलिए एक तरफ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम एफपीओ की योजना पर काम कर रहे हैं, तीसरी तरफ फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, चौथी तरफ हम कानूनों में संशोधन कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि किसान को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक से वो लिंक हो सके, जिससे उसको किसी दूसरे के पास जाना ना पड़े, दूसरे का मोहताज होना ना पड़े। कृष्ण जी, बहुत अच्छे आंकड़ों के हिसाब से और मंशा के हिसाब से जो कुछ किया है पिछले 6 साल के अंदर, बहुत अच्छा काम दिखाई देता है। विरोधी दल फिर भी उसका ऑपोजिशन उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट ढूंढ लेते हैं, उनका काम फॉल्ट ढूंढना है। पर मेरा सवाल बेसिक है, इतना सब करने के बाद भी 6 सालों के अंदर फार्मर की इनकम पर कैपिटा बड़ी नहीं है जो बढ़नी चाहिए, जितना आपने इन्वेस्ट किया। दूसरा, आत्महत्या करने वालों की संख्या क्यों बढ़ी है? फिर कम हो नहीं रही,
इसका मतलब उनको बेनिफिट नीचे नहीं पहुंच रहा है, सरकार की तरफ से जा रहा है। क्या आपको लगता है कि नीचे कहीं ना कहीं कमी है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, कि आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है? आत्महत्या तो किसान की हो या किसी की भी हो दुखद है और होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारी लगातार इस बात की कोशिश रहती है कि राज्य सरकारों के माध्यम से संघीय व्यवस्था में सारी चीजें नीचे तक पहुंचे और जिन चीजों को डीबीटी किया जा सकता है वो भी सने सने करने का कोशिश की जा रही है। अब आप देखिए कि पीएम किसान सम्मान निधि का 75,000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में ही पहुंच रहा है। अब एक व्यक्ति को 6,000 रुपया मिल रहा है वर्ष में, तो उसमें कोई अमानत में खयानत नहीं है। और इसी प्रकार से हर तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो आम लोगों तक उसका लाभ पहुंचेगा। लेकिन जहां तक ये रिफॉर्म का मामला है, इस मामले में मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को यही कहना चाहता हूं कि किसान बंधुओं को दुष्प्रचार से सावधान रहना चाहिए। लोग निजी स्वार्थों के कारण इस प्रकार की आलोचनाएं कर रहे हैं। इनमें से किसी को भी आलोचना करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस करने का अधिकार तो ऑपोजिशन तो ले नहीं सकते ना, आप, वो उनका काम है बोलना। नहीं, मैं प्रभु जी इसलिए बोल रहा हूं कि कुल मिला के जो 3 रिफॉर्म हमने किए हैं जी, कांग्रेस पार्टी का, आप 2019 का मैनिफेस्टो उठा के देखो। उन्होंने जनता में प्रॉमिस किया कि अगर वो सरकार में आएंगे तो ये तीनों रिफॉर्म करेंगे। 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, इस प्रकार के रिफॉर्म करेंगे ये बात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से लेकर कृषि मंत्री शरद पवार तक करते रहे। कुछ लोगों के दबाव और प्रभाव में वो हिम्मत नहीं कर पाए। पंजाब का जब चुनाव हुआ तो पंजाब कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें इन तीनों विषयों की उन्होंने बात की। और साथ ही साथ आप देखो कि कुल मिला के ये हम ही नहीं कर रहे हैं, हम मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और मोदी जी रिफॉर्म के मामले में कोई भी रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि नए भारत का निर्माण करना है तो हमको रिस्क लेना ही पड़ेगी। जी। और वोट बैंक पॉलिटिक्स हमेशा किसी के भी काम नहीं आती है। और इसलिए इन रिफॉर्म के बारे में शरद जोशी साहब इतने बड़े श्वेतकारी संगठन किसान नेता हैं, उनका डिमांड ऑफ चार्ट देखो। वो बोलते हैं ईसी और एपीएमसी एक्ट समाप्त कर देना चाहिए, किसान को मंडी की जंजीरों से मुक्त करना चाहिए, संविदा खेती को प्रोत्साहित करना चाहिए। शरद पवार साहब भी यही कहते हैं, मनमोहन सिंह जी भी यही कहते रहे, स्वामीनाथन साहब ने भी यही कहा। नेशनल ऑब्जेक्शन आपकी बात ठीक है की जो रिकमेंडेशन आई उन्होंने भी यही कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी कांग्रेस या किसी से विरोध करने का अधिकार नहीं लेना चाहता और ना अधिकार को प्रतिबंधित करना चाहता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस के लोग इन रिफॉर्म का विरोध कर रहे हैं तो पहले उनको सार्वजनिक रूप से प्रेस करके ये बोलना चाहिए कि वो अपने घोषणा पत्र से मुकर रहे हैं। देखो, राजनीति में आप बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़ी प्रतिष्ठा है आपकी, और मैं भी 40 साल से जर्नल करता। राजनीति में चाहते बदलती रहती है स्थिति के अनुसार। अब उनका कहना है कि आपकी पार्टी ने जीएसटी का विरोध किया, आप ही लेकर के आ गए, आपने लैंड एक्विजिशन का विरोध किया, आप ही लेकर के आ गए। तो ये जब सत्ता में आदमी आता है तो सच्चाई पता लगती है कि देश के हित में क्या है। तो जब अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी को लगा नहीं विरोधी करना है, इसलिए फॉल्ट निकालिए। जब आप थे आप ही निकालते थे। पर सवाल जो उठता है, इसमें आपने पहले भी सवाल के जवाब दिया, किसान के प्रति इतना काम कि आपकी सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, परंतु आत्महत्याएं कम क्यों नहीं रही है? संघीय राशि का आपने बात की, तो एक दो कारण आपकी स्टडी में भी आए होंगे कि क्या कारण है, क्यों आत्महत्या कर रहा है? मुझे लगता है कि लगातार जो प्रयत्न करेंगे उससे खेती मुनाफे में आएगी, किसान की आय बढ़ेगी, तो उस पर नियंत्रण होगा। और अब ये नए रिफॉर्म्स निश्चित रूप से खेती के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने वाले होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, किसान का डर ये भी है कि किसान की इनपुट कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। आपने डीजल बिल्कुल पेट्रोल के बराबर कर दिया, आपकी सरकार ने, स्टेट सरकार ने मिलकर के लगा करके टैक्स उनके बराबर कर दिया। डीजल उसको सस्ता मिलता था, यूज करता था। इलेक्ट्रिसिटी उसकी महंगी है, खाद उसकी महंगी है, ट्रांसपोर्ट उसकी महंगी है। जब इनपुट इनवर्स जो अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं, तो किसान को बेचारे को
कैसे उसकी इनकम बढ़ेगी, ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ निश्चित रूप से। डीजल वगैरह के और बाकी सब चीजों के दाम बढ़ते और घटते रहते हैं, ये एक क्रम है और आपको भी मालूम है कि वो कैसे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्वामीनाथन साहब ने ये रिकमेंडेशन की थी कि किसान की लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित किया जाना चाहिए। जी और 10 साल यूपीए की सरकार ने उनकी रिकमेंडेशन को नहीं माना और आज मोदी जी ने यह तय कर दिया और उसके बाद से लेकर अब लागत को जोड़ा जाता है, उसमें मानव श्रम, बैल का श्रम, बाकी ब्याज, डीजल, पेट्रोल जो भी लगता है, खाद बीज, सारी चीजों को जोड़कर जो लागत आती है उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जाती है। ये क्रम हम ही लोगों ने प्रारंभ किया, हमारी सरकार ने प्रारंभ किया और इसका फायदा आप देख रहे हैं कि 6 साल में लगभग 7 लाख करोड़ रुपया लगा के एमएसपी पर किसानों के उत्पाद की खरीद की गई है, जो यूपीए सरकार के 10 सालों से लगभग दोगुना है। तो मैं देखा था फिगर्स को, प्रिक्योरमेंट की बात कर रहे हैं, राइस की प्रिक्योरमेंट जो है 10 लाख टन प्रोडक्शन लगभग हुई थी, 510 लाख प्रोडक्शन 2019-20 में। उसकी प्रिक्योरमेंट आपने कुल की क्या करके फिगर्स देख रहा हूं, अभी तक नहीं की, अगस्त तक राइस की अभी तक प्रिक्योरमेंट पॉलिसी आने वाली भी करेंगे आप इसके अंदर। वीट के अंदर 18-19 के अंदर, 19-20 के अंदर 357 लाख की, और अब पिछले साल 341 लाख की आपने। इस बार कुछ ज्यादा करने वाले ऐसा लगता है। एफसीआई की प्रिक्योरमेंट देखें कई स्टेट्स के अंदर बहुत कम होती चली जा रही है। वैसे पंजाब के अंदर 14 लाख टन प्रोडक्शन, वहां पर जो प्रिक्योरमेंट जो देखिए 112 लाख स्टेट एजेंसी ने, आपने केवल 14 लाख की। हरियाणा में 6 लाख की, उत्तर प्रदेश में 1,34,000 टन की, और मध्य प्रदेश में 0 एफसीआई ने प्रिक्योरमेंट की। तो इसका लगता है कि एफसीआई जो प्रिक्योरमेंट का काम था, अपोजिशन का जो काम क्या है कि आप लोग एमएसपी भी कंपल्सरी नहीं बना रहे के अंदर, आप कह रहे हैं एमएसपी रहेगा और उधर प्रोक्योरमेंट कम होती चली जा रही है, तो किसान बेचारा व्यापारी के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी उसकी, ऐसा एक उनका भय है। मैं समझता हूँ इस मामले में किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए। एफसीआई गेहूं और धान और नेफेड दलहन और तिलहन इसका खरीद करता है और एफसीआई का प्रोक्योरमेंट पहले से लगातार बढ़ता जा रहा है और पहले बहुत सारे राज्यों में खरीद नहीं होती थी, ये खरीद बढ़ती जा रही है और जिन राज्यों में खरीद होती थी उनमें भी खरीद का प्रतिशत बढ़ रहा है। और आपने देखा कि पिछले दिनों रबी की खरीद हमने पहले से अधिक की है और खरीफ की फसल भी आने वाली है, उसकी तैयारी हो गई है, सब जगह ऑर्डर्स चले गए हैं और एफसीआई राज्य सरकारों के साथ मिलकर खरीद करती है। लेकिन एफसीआई का एक समय सीमा है, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, उस बीच में जितने भी किसान आते हैं सबसे खरीद की जाती है। लेकिन बाकी सरकारी खरीद के बाद भी जो व्यापार होता है उसके लिए तो किसान को मंडी में आना पड़ता है और उसमें पंजाब जैसे राज्य में 8.5% टैक्स लगता है, तो किसान से ये टैक्स की वसूली होती है। हमारा एक्ट जो है किसान को जब एक तरफ अपना उत्पाद किसी भी राज्य में बेचने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है, वहीं साथ ही साथ हमारा एक्ट ये भी कहता है कि उसको 3 दिन के भीतर भुगतान हो जाना चाहिए और एक्ट ये भी कहता है कि बाहर जो ट्रेड होगा एपीएमसी के बाहर, उस ट्रेड पर न राज्य का कोई टैक्स लगेगा न केंद्र का कोई टैक्स लगेगा और बहुत सारे इससे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म भी खड़े होंगे जिससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। पंजाब में बैठा हुआ किसान कलकत्ता के भाव को देख सकता है, सीधा कलकत्ता और हैदराबाद का ट्रेड कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे आने वाले कल में किसान को फायदा ही होने वाला है। किसान पर जितनी प्रकार की बंदिशें लगेंगी तो बंदिशें नुकसान ही पहुंचाती है। अब आजादी को 73 साल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे सोच की भी व्यापकता बढ़ना ही चाहिए। ना आपने कहा कि एक वन नेशन वन मार्केट की बात की है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है। आपकी सरकार है हरियाणा के अंदर, मैं टीवी चैनल पे देख रहा था कि पंजाब के किसान लेके जा रहा है उस फसल, आपने बॉर्डर सील कर दिए, तो उसको रोक दिया। ये क्या पॉलिटिक्स है, मुझे समझ नहीं आता। देखिए, दरअसल वो अलग विषय।
वो अलग विषय इसलिए है कि किसान तो मंडी के बाहर कहीं भी ट्रेड कर सकता है, लेकिन हरियाणा की सरकार अपने किसानों का बाजरा, वो अपने किसानों का बाजरा खरीदने के लिए कर रही है। तो वो यहाँ पर गलत नहीं है। पंजाब अपना किसानों का अगर बाजरा खरीदना चाहता है, वो सेंट्रल की खरीद नहीं है, वो हरियाणा सरकार का निर्णय है। वो अपना पैसा लगा के अपने किसान का बाजरा खरीद रहे हैं, तो वो हरियाणा सरकार देश भर का बाजरा खरीदेगी, ये कैसे कोई हरियाणा सरकार कर सकती है? नहीं तो फ्री ट्रेड करना चाहते हैं, जो किसान कहीं बेचे, किसान मालिक वहां का, सरकार नहीं खरीदे कोई और खरीदे। इसका वन मार्केट वन नेशन जो है। नहीं, कल मध्य प्रदेश आपकी सरकार डिसाइड करेगी कि राजस्थान का कोई सामान नहीं आएगा। प्रभु जी, फ्री ट्रेड अलग विषय है, सरकार की खरीद अलग विषय है। एमएसपी पर हम जितना खरीदेंगे वो हम ही खरीदेंगे, तो इसलिए हम एमएसपी देते हैं क्योंकि उस भाव पर हम खरीदने वाले हैं। लेकिन मैं आपको दबाव नहीं दे सकता प्रभु जी, आप भी इसी भाव पर खरीदो। और जो ठीक बात है, जो राज्य हैं, वो कोई फसलें ऐसी है जिनको एमएसपी पर हम नहीं खरीदते, लेकिन राज्य को लगता है उसे अपने राज्य की खरीद लेना चाहिए, तो वो सरकारी खरीद है। लेकिन ओपन ट्रेड के लिए मनाही नहीं है, सरकारी खरीद के लिए, क्योंकि उसमें हरियाणा सरकार को पैसा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो वो अपने किसानों को लाभ देना चाहते हैं। कोई पंजाब का बाजरा लेकर के हरियाणा में जा रहा है, सरकार मत खरीदे, लेना दो ट्रैक्टर, उसको कहीं बेचना होगा बेच देगा, उसको रोकने क्या जरूरत है? नहीं, सरकारी खरीद के लिए उन्होंने मना किया है, बाकी कोई बाजरा भेजे उसके लिए मनाही कर ही नहीं सकते। तो बॉर्डर पे ट्रैक्टर नहीं जाने दिए उनके, रोक लिए। अधिनियम ही इस बात की इजाजत देता है। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इस मामले में बंदिश नहीं हो सकती, लेकिन अगर राज्य अपना पैसा इन्वॉल्व करके अपने किसानों का खरीदता है, ठीक बात है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे राज्य का खरीदे। इन किसानों को हरियाणा बॉर्डर पे ही रोक दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया। नहीं, वो चूंकि खरीद चल रही होगी तो स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति आई होगी, लेकिन ओपन ट्रेड के लिए कोई मनाही नहीं, क्योंकि इसमें सरकारी कांटे पर आना वो हरियाणा सरकार का निर्णय है, वो निर्णय कर सकते हैं, कोई भी राज्य कर सकता है देश। ऑपोजिशन के पास उन्होंने देखा महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, फिर इसके बाद विड्रॉ कर दिया। इस तरह की स्थिति आ रही है कि प्रदेशों के अंदर कई स्टेट नहीं कर रहे थे कि उनको लगता है किसान के वोट इम्पोर्टेंट है। कहीं कुछ नहीं होगा, ये अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया है, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए, ये अधिनियम पूरे देश में लागू हो चुका है। कांग्रेस कह रहे हम नहीं करेंगे लागू, कांग्रेस तो जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास करती रहती है। पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून कोई राज्य लागू नहीं करेगा, ये कैसे हो सकता है डेमोक्रेसी में? सब्जेक्ट में है ना, नहीं, कृषि राज्य का विषय है। हाँ। लेकिन कृषि का जो उत्पादन है उसका ट्रेड किया जा सके, उसके लिए भारत सरकार कानून बना सकती है, और संघ सूची की 42वीं जो प्रविष्टि है उसके अंतर्गत हमने इस कानून को बनाया है। ये कानून को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये कानून लागू हो गया है, और ये सिर्फ कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाने की एक असफल कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपको मैं आपने ठीक कहा, मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा का किसान अगर पंजाब में गेहूं लेके जाता है, वो कहेंगे हम नहीं खरीदते, वो भी वो भेज देंगे। मध्य प्रदेश में जाता है गेहूं लेकर के, गेहूं मध्य प्रदेश में अच्छा गेहूं है, अच्छी क्वालिटी का गेहूं है। देखिए, जब एमएसपी पर खरीद हो रही है तो उनको ये तो देखना ही पड़ेगा ना कि कौन सा माल हमारे किसान का है, कौन सा माल बाहर से आ रहा है। हाँ, तो लोकल टैक्स लगा सकते हैं। इसके लिए पूरा ट्रेड का समय पड़ा हुआ है, उस समय सब लोग ओपन ट्रेड कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार या राजस्थान की सरकार या कोई सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो जो एग्रीकल्चर बेचने के लिए आएगा ऊपर को टैक्स लगा कर उसको महंगा कर सकती है, क्या करोगे फिर आप? नहीं, ऐसा नहीं। दरअसल क्या है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ एक साथ व्यवहार करेगी। केंद्र सरकार, लोकल स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है ना टैक्स। केंद्र सरकार जब गेहूं और धान खरीदेगी तो वो हरियाणा से भी खरीदेगी, पंजाब से भी खरीदेगी, मतलब राजस्थान, सब जगह से खरीदेगी। लेकिन पंजाब सरकार का अपना कोई निर्णय होगा, इसमें उनका पैसा इन्वॉल्व होगा, तो वो तो पंजाब के किसानों के लिए निर्णय करेंगे ना। नहीं, आप कह रहे स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, इन बिल्स को जो प्रावधान आपने बनाए हैं इनको रोकने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो सोनिया गांधी जो इंस्ट्रक्शन दिया अपनी स्टेट गवर्नमेंट के, उसके ऊपर कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि इस एक्ट के ऊपर कोई एक्ट राज्य नहीं बना पाएगा। अगर कोई एक्ट बनाएगा तो उसको राष्ट्रपति जी के
पास भेजना आना है। पड़ेगा और ये इस एक्ट को कोई भी राज्य का एक्ट प्रभावित नहीं कर पाएगा। आपका कहना यह कि अगर स्टेट बनाएगा भी तो राष्ट्रपति जी, आप क्योंकि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह से चलते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट बनाया हुआ सपोर्ट नहीं करेगी। नहीं, महामहिम राष्ट्रपति जी वही करेंगे जो संविधान कहता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो सलाह से चलते हैं ना, संविधान। केंद्रीय मंत्रिमंडल कुछ भी थोड़ी कह सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर कुछ भी कहेगा तो भारत के राष्ट्रपति तो संविधान के अंतर्गत जो प्रदत्त अधिकार है उनके अनुसार ही चलते हैं। हाँ, तो मतलब आप लेकिन आप राजनीति भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि राजनीति प्रेसिडेंट के पास आएगी तो हर मामला उनका सोनिया गांधी जी के कहने से हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। प्रोफेसर सिंह, एक बताइए, आपको एमएसपी से कम कोई नहीं खरीद सकता, इसका व्यवधान आपने एक्ट में क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखिए, दरअसल क्या है, कम नहीं खरीदेगा कोई नहीं। मुझे आप बहुत वरिष्ठ आदमी हैं जी। एमएसपी पहले भी किसी एक्ट का भाग नहीं थी और आज भी जो ट्रेड एक्ट आया है इससे एमएसपी का कोई लेना देना नहीं। ये कांग्रेस एक्ट पर नहीं बोल सकती। आप लोकसभा और राज्यसभा में सभी दल के नेताओं ने 4-4 घंटा बहस की, मतलब जो लोग ये आरोप लगाते हैं वो तो ऐसे ही पारित हो गया। अरे भाई, 4 घंटे राज्यसभा में आपने बोला है, 4 घंटे आपने लोकसभा में बोला है, आप उनके वर्षन को उठाकर देख लो, एक्ट की किसी भी लाइन का उन्होंने खंडन नहीं किया। एपीएमसी खत्म हो जाएगी, किसान मर जाएगा, फलाने व्यापारी आ जाएंगे, ठिकाने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। अरे भाई, एक्ट के किसी प्रावधान पर तो बोलो आप, लेकिन किसी ने भी एक्ट के प्रावधान पर नहीं बोला और 4 घंटा राज्यसभा में बहस चली। सभी प्रतिपक्ष के लोगों ने अपने विचार रखे, किसी ने एक्ट का खंडन नहीं किया। हमारे लोगों ने एक्ट का मंडन जरूर किया, लेकिन जब मैं रिप्लाई देने के लिए शुरू किया उस समय इनको लगा कि अब नंबर नहीं है और ये हार जाएंगे, तो इन लोगों ने बवाल कर दिया और उपसभापति जी पर हमले की जो कोशिश हुई वो निंदनीय कोशिश थी। और पर वो तो कहते हैं आपने वोटिंग होने नहीं दी क्योंकि आपके पास नंबर नहीं थे और वीडियो दिखाई लोगों ने कि उससे वीडियो अंदर दिखाई देता है कि नहीं, देखिए, कुल मिला के क्या है कि जब बहस पूरी होती है तो मिनिस्टर का रिप्लाई होता है। मेरा रिप्लाई चल रहा था, मेरा रिप्लाई जब पूरा होता तो निश्चित रूप से उप सभापति जी या सभापति जी जो भी उस समय आसंदी पर होते वो वोट कराते ही। एक प्रक्रिया है, जब वो बोलेंगे और आप उस बहस में तो खैर हम नहीं पढ़ेंगे, टेक्निकल चीजें हैं। आप अगर डिवीजन मांगोगे और वो डिवीजन ना दें तो ठीक है, लेकिन आप तो डिवीजन मांग ही नहीं रहे हो, आप तो आसंदी पर चढ़ गए हो, हमला करने की कोशिश कर रहे हो। ये बात अपने आप में सिद्ध करती है कि वो अल्पमत में थे, उनको मालूम था कि इसको रोक नहीं सकते हैं, तो इसका दुष्प्रचार कैसे किया जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र की हत्या उस दिन कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने मिलकर की राज्यसभा में। तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। एक ही आपने ठीक बात कही कि उन्होंने एमएसपी पे शोर मचाया कि कोई नहीं, ऐसा प्रावधान करने में आपने कहा पहले एक्ट में भी नहीं था, पर आपकी सरकार और प्रधानमंत्री ने बहुत बार कहा टीवी के पर कि किसानों को फायदा होगा, पर आप ये प्रावधान गाइडलाइन क्यों नहीं? कोई भी किसान को मजबूर नहीं करेगा कि एमएसपी से कम दाम पे बेचे हो, इसकी गारंटी क्यों नहीं देते किसी चीज में? दरअसल एमएसपी पर भारत सरकार खरीदेगी, तो एमएसपी का जो रेट है वो भारत सरकार के खरीद के लिए। प्रभु जी, हम दूसरे आदमी को नहीं कह सकते कि आप इस भाव पर खरीदो, ये कभी ना हुआ है ना होगा। पर आप ये गारंटी देते हैं कि आप किसान जितना बेचेगा उतना लेंगे एमएसपी पर? नहीं, कहाँ, वो तो खरीदते ही है। जितना तक आता रहे, आपकी प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है, हर बार बढ़ता जाता है। पंजाब और हरियाणा में आप देखिए कि हमेशा जितने लोग आते हैं खरीद के, कोई उसके बाद बोलता थोड़ी है, लेकिन जो अपना माल रोक लेते हैं वो बाद में बेचते हैं। तो आप ये तो कह ही रहे हैं ना कि जितना भी माल किसान एमएसपी पर सरकार को, एफसीआई को, स्टेट एजेंसी को देना होगा उतना वो खरीदे, उसके बाद जो बच्चे जहां मर्जी बेचे उसकी मर्जी है, यही कह रहे हैं ना आप? स्वाभाविक रूप से जब एमएसपी पर खरीद होगी उस पीरियड में जितने भी किसान गेहूं धान लेकर आते हैं पंजाब और हरियाणा जैसे प्रांतों में, उन सारे किसानों का उत्पादन एमएसपी पर एफसीआई खरीद करती ही है।
तो आपने टारगेट रखा कि अब जो खरीद फसल आने वाली है उसमें कितना प्रोक्योर करेंगे पिछले साल के मुकाबले? हाँ बिल्कुल, हर बार टारगेट रखते हैं और बढ़ा के ही रखते हैं, और उससे ज्यादा भी खरीदा जाता है। और अभी खरीद की प्रक्रिया पंजाब और हरियाणा में प्रारंभ हो गई है। क्योंकि एक अपोजिशन वालों का ये भी है कि एफसीआई के अंदर किस तरह कम करते चलो स्टॉक, और एफसीआई जैसे बाकी डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो जाए उसके बाद बंद कर दिया जाए, ऐसी कोई षड्यंत्र उनको दिखाई देता है। नहीं, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा तो उसके बाद कोई प्रश्न बचना नहीं चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव गरीब किसान के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। और आप देखेंगे कि 6 सालों में उन्होंने वेलफेयर की कितनी स्कीमें प्रारंभ की हैं। आप सोचो कि देश में 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना, इससे गरीब के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैं क्या सवाल लॉकडाउन के अवसर पर खेती प्रभावित ना हो, इसके लिए आवश्यक छूट प्रदान करना, और खेती का सारा कटाई का काम पूरा हो, उपार्जन का काम पूरा हो, खरीफ की फसलों की बुआई का काम पूरा हो, ये सारे काम पूरे हुए और किसान ने किए हैं। और ये आप ये एफसीआई को कोई फ्यूचर में खतरा नहीं है, वो उसी हिसाब से चलता रहेगा जैसे पहले चलता आ रहा है। अरे एफसीआई है ही, एमएसपी है ही। और प्रधानमंत्री ने जब कह दिया तो शंका का कोई सवाल नहीं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के फ्लोर पर मैंने कहा एमएसपी थी, है और रहेगी, इसमें किसी को शंका क्यों होनी चाहिए? नहीं, अभी एपीएमसी स्ट्रक्चर जो है वो किसानों का बना हुआ है, वहां पर बना रहेगा, परंतु वहां पर क्योंकि आपने फ्री कर दिया तो वो भी बीमार होते चले जाएंगे। मार्केट का सिस्टम जो भी है तो उनका भी हाल वही होगा जैसे एमटीएनएल और बीएसएनएल का हो रहा है, तो वो तो एकदम खत्म हो जाएंगे थोड़े दिनों आने वाले के ऊपर, कोई क्या होगा नहीं। तो मैं समझता हूँ ये तुलना उचित नहीं है प्रभु जी। एपीएमसी राज्य के एक्ट से बनी है, राज्य जब तक चाहेंगे एपीएमसी रहेगी। और जब परिवर्तन आते हैं युग के साथ तो निश्चित रूप से उन परिवर्तनों के साथ लोग जुड़ते हैं, उन परिवर्तनों का लाभ होता है। एपीएमसी को भी कोई परेशानी होने वाली नहीं है, ये किसानों के सामने एक विकल्प है। और मुझे लगता है जो लोग किसान से हमदर्दी रखते हैं वो इस वैकल्पिक स्वतंत्रता का स्वागत कर रहे हैं। पूरे देश भर में स्वागत हो रहा है। कुछ निहित स्वार्थों के लिए अपनी पार्टी को जिंदा करने के लिए असफल प्रयत्न कर रहे हैं। इन प्रयत्नों से कोई कांग्रेस दोबारा जिंदा होने वाली नहीं है। कांग्रेस अकाली दल तो आपके साथ 28-30 साल से है, मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस जब से कवर कर रहा हूँ। देखिए, मैं कोई भी दल हो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि किसान के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस ने कहा ये रिफॉर्म होना चाहिए तो आज इन रिफॉर्म का सपोर्ट कांग्रेस को करना चाहिए। और अगर नहीं कर रही है तो विरोध नहीं करना चाहिए। और विरोध करना है तो पहले थूको और चाटो की राजनीति जो कर रहे हैं वो जनता को समझ में आ रही है, और इसका जवाब जनता आने वाले कल की कांग्रेस को देने वाली है। चलो कल की बात करें तो आपके कल का जवाब तो मध्य प्रदेश से आ जाएगा ना, थोड़े दिनों के अंदर चुनाव होंगे। लोगों का कहना है कि अब बीजेपी इतने मध्य प्रदेश में स्ट्रांग पार्टी है, मैं देख रहा हूँ संघ के जमाने से, कि किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी किस्म की आपको जरूरत नहीं पड़ती। अब लगता है कि कांग्रेस की लोगों से लेकर के बीजेपी जीतेगी। ये एक व्यवस्था जो बिगड़ी है वहां पर कि बीजेपी इतनी स्ट्रांग, संघ परिवार इतना स्ट्रांग, उसके बाद भी आपको कांग्रेस की विसाखियां चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी, आपका कमेंट जरा जरूरी है कि कांग्रेस के बिना आप नहीं जीत सकते, ये समझ में नहीं आया। प्रभु जी, आप मध्य प्रदेश को भी अच्छे से जानते हैं और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 2018 में जब चुनाव हुआ तो प्रतिशत में देखें तो वोट तो भाजपा को ज्यादा मिले थे, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे बने जिसके कारण हमारी सीटें कम हो गई। उस समय 4-5 सीटों का अंतर था। अगर हमको जोड़ तोड़ की राजनीति करनी होती तो 4-5 सीटें जुटाना उस समय मुश्किल काम नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि कांग्रेस को नंबर ज्यादा है तो उनको सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए। और राज्यपाल जी ने उनको बुलाया, उनकी सरकार बनी। 1.25 साल तक उनने सरकार को लगभग चलाया, लेकिन उन्होंने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा नहीं किए। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। कमलनाथ जी का कोई नियंत्रण नीचे बच नहीं गया था।
ऐसी परिस्थिति में काफी परेशानी हो रही थी। पहले भी आपने उस समय सुना होगा, तो मुझे जब भी किसी पत्रकार मित्र ने पूछा तो मैंने एक ही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए और जी हम उसको ठीक प्रकार से निभा रहे हैं। लेकिन अगर इस सरकार को कभी खतरा होगा तो कांग्रेस को अपने बोझ के कारण ही खतरा होगा। और जब कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में ठन गई और कमलनाथ जी ने जब ज्योतिरादित्य जी को कह दिया कि सड़क पर उतर जाओ, वायदे हमें निभाना है तो निभाएंगे, नहीं निभाना है तो नहीं निभाएंगे, और उसके कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके सहयोगियों ने विद्रोह किया। अब हम राजनीतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है। अगर राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है तो हम आंखें बंद करे नहीं रह सकते, और विपक्षी दल के नाते हमारी जो भूमिका है उस भूमिका को भारतीय जनता पार्टी ने लिया और उस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब बाई एक बात इलेक्शन है। नहीं, आपकी बात ठीक है, पर कांग्रेस के लोगों को लेकर के, क्योंकि एक जो पिछले 6 साल में देख रहे हैं कि ऑपोजिशन का और जो संघ के फाइलर हैं सबका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत पाते तोड़ने, उसके बाद सरकार तोड़ के बना लेते हैं। कर्नाटका देख लो, मेघालय से नॉर्थ ईस्ट में देख लो, अरुणाचल देख लो, उत्तराखंड देख लो, जहां भी सरकारें आपने बनाई हैं, आपका कहना ठीक है कांग्रेस में झगड़ा है तो उसका फायदा आप उठा रहे हैं, परंतु मैं संघ के विचारधारा की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस के लोग आकर के मेजोरिटी बना दें आपकी। उनकी विचारधारा से आपसे मिलती नहीं है कोई भी, कहीं भी आपको जिन लोगों को आपने लिया है उनके संघ के बारे में भाषण सुन लेंगे तो आपको भी शर्म बाकी लोगों को भी आएगी। प्रभु जी, ये कंप्रोमाइज की पॉलिटिक्स जो है आपको लगता है सत्ता के प्रभु जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। जब विद्रोह हुआ उस पर भारतीय जनता पार्टी संज्ञान लिए हुए थी, और उस समय जो एक विपक्षी पार्टी का दायित्व था वो दायित्व का निर्वाह हमने किया। आपने कोविड के अंदर सरकार, जब हमने दायित्व का निर्वाह किया तो सरकार बन गई। कोविड तो में सरकार बनाई चुनाव आपने। होने वाला है, उपचुनाव में ये स्थिति साफ हो जाएगी। हाँ, वही मैंने कहा जो आपसे शुरू में बात की थी कि आपको विश्वास प्राप्त होगा कि पहला टेस्ट तो मध्य प्रदेश और बिहार दोनों इलेक्शन इकट्ठे ही होंगे लगभग, लगता है। तो उसमें से दोनों सरकारों में तय हो जाएगा। किसान के बिल आए हैं उसके बेसिस पे कितना मिला, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल बिल लाए हैं वो एक अलग पक्ष है। बिल को मुझे लगता है बोर्ड से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन बिहार में और मध्य प्रदेश में, बिहार में आम चुनाव है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव है। ये दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। हम बिहार में भी सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश में भी अधिकांश सीटें 28 में से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो अपनी सरकार की मेजोरिटी जो बनाने के लिए जितनी चाहिए उतनी आ जाएंगी आपके पास? नहीं, मेजोरिटी बनाने के लिए तो आ ही जाएंगी, लेकिन हम अधिकांश सीटें जीतेंगे। कुछ लोगों का कहना, सवाल जो व्यक्तिगत सवाल है कि आप भी कई बार मुख्यमंत्री बने, दौड़ में तो नहीं कहूंगा, आपका नाम भी चला था। क्या लगता है कि अगले चुनाव में जो शिवराज जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी इमेज भी अच्छी है, उनको कई बार लगता है कि परिवर्तन होते रहे कि आपकी भारतीय जनता पार्टी में जैसे मोदी जी आए हैं परिवर्तन होते रहते हैं, इधर से उधर उधर से उधर, तो उस परिवर्तन में अगला चुनाव क्या आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा वहां? प्रभु जी, कारण क्या है, देखो मैं तो उन सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से हूँ कि जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी आंखें खोली हैं तब से मैंने कभी अपने बारे में विचार नहीं किया और अपने स्वयं के बारे में कभी एजेंडा तय नहीं किया और उस एजेंडे पर काम नहीं किया। मेरी हमेशा कोशिश ये रही पार्टी जो काम सौंपे उसको अच्छे से करना चाहिए और उन पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप करना चाहिए, और ईश्वर की दया से पार्टी ने मुझे बहुत अच्छे स्थान पर रखा है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करना ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जहां तक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का सवाल है तो शिवराज जी को पार्टी ने तय किया और निश्चित रूप से हम सब लोग उसमें सहमत थे, और शिवराज जी मध्य प्रदेश के अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे नेता हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों की बहुत सेवा की है और निश्चित रूप से वो आने वाले कल में भी मध्य प्रदेश की सरकार को अच्छे से चला रहे हैं, और इस उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश को और नई ऊंचाइयां भी उनके नेतृत्व में मिलेंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अगला जब चुनाव जब आएगा तब डिसाइड करेंगे आप क्या होना है। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत धन्यवाद।